सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर की बैठक अगले हफ्ते होने की संभावना है। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बार बैठक हो चुकी है। पहली बैठक को छोड़कर सभी बैठक बेनतीजा रही हैं, लेकिन अगले सप्ताह होने वाली ये बैठक इस बार बिल्कुल अलग होगी। भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि बातचीत की मेज पर अब चीन के तेवर नरम दिख सकते हैं। बैठक के दौरान भारत की तरफ से चीन को अप्रैल वाली स्थिति में तुरंत वापस लौटने को फिर से कहा जाएगा। वहीं डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को जल्द और तयशुदा समय के भीतर करने की भी अपनी पुरानी मांग को दोहराया जाएगा और इसके साथ ही एलएसी पर सेना के जमावड़े को भी कम करने के लिए भारत चीन से कहेगा। सूत्रों के मुताबिक ब्रिगेड कमांडर की बैठक में भी चीनी सैन्य अधिकारी इस बात पर दावा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भारत अपनी सेना को पैंगोंग के दक्षिण छोर से पीछे हटने को कहे, तब जाकर चीन पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पर कोई कार्रवाई करेगा। तुर्की की राजधानी अंकारा में आए खौफनाक बवंडर ने लोगों को दहशत से भर दिया। धूल भरे इस बवंडर में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन जो मंजर लोगों ने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धूल के बवंडर ने पूरे शहर को घेर लिया। आसमान का रंग बदल गया। सामने आए एक वीडियो में बवंडर तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता दिखा। धूल भरी आंधी की वजह से तुर्की की राजधानी अंकारा के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। गुलाबी आसमान लोगों को डराने लगा। बताया जा रहा है कि इस बवंडर के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कहा जा रहा है कि लोगों ने ऐसी भयानक आंधी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। ऐसी आंधी जिसने कई इलाकों को ढक दिया। दूर दूर तक कई बड़ी इमारतें बवंडर के आगोश में नजर आईं। कुदरत के इस कहर में 6 लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा वहां लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने की भी शिकायत की। फिंगर 4 गंवाने के बाद चीन ने फिंगर 5 पर झील के एकदम नजदीक अपना बड़ा बेड़ा मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि चीन इन कैंप से बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका इशारा चीन की सरकारी मीडिया पर भी हो चुका है कि चीन बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स उसी वक्त से जंग की धमकी दे रहा है जब से मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शांति बहाली पर सहमति बनी है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों में भारतीय सेना पर कोरोना अटैक की धमकी भी दी है। चीन के सरकारी मीडिया ने खुलेआम वायरस वॉर की धमकी दी है। सवाल ये कि क्या चीन एलएसी पर कोरोना बम ले आया है और क्या यह कोरोना बम नए मिलिट्री बेस में रखा गया है। यह तो तय है कि चीन कोरोना को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए हथियार बना चुका है, जिसका खुलासा अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल ने किया है। It appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. I'm not saying it was done deliberately, but there have been previous reports of problems with that lab and things leaking out of it. And I'm afraid that is what we are dealing with today. इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बात की पक्की रिपोर्ट है कि चीन बायो वेपन यानी वायरस वाले हथियार बना चुका है और अब अंदेशा है कि वो इनका इस्तेमाल एलएसी पर कर सकता है। पैंगोंग के फिंगर 5 पर चीन ने अपना एक बड़ा सैन्य अड्डा तैयार किया है। इस अड्डे में चीन के हजारों सैनिक और युद्ध में इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान रखे गए हैं, जिनमें बड़ी तोपें, आर्टिलरी गन्स और आर्टिलरी के दूसरे हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या चीन ने इस बेस में वायरस वाला बायोलॉजिकल वेपन भी तैनात किया है। यह आशंका खुद चीन के सरकारी मीडिया की धमकी के बाद बढ़ गई है। चीन का सरकारी मीडिया लगातार जंग की धमकी दे रहा है। इसमें सबसे आगे है चीन का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो लगातार चीन के हथियारों के वीडियो पोस्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी से लगता है कि चीन इन हथियारों के दिखावे की आड़ में वायरस वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है। यह आशंका ग्लोबल टाइम्स के संपादक के ट्वीट से बढ़ गई है। हो शिजिन ने ट्विटर पर लिखा है कि
अगर भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटी तो पूरी सर्दी चीन की सेना वहीं डटी रहेगी। भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। इस ट्वीट में गौर करने वाली बात है कोरोना का जिक्र। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों में वायरस वॉर की धमकी दी है, यानी चीन वायरस वॉरफेयर शुरू कर सकता है। अमेरिकी प्रोफेसर का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से युद्ध का हथियार बना लिया है। चीन ने वुहान लैब में सॉर्स वायरस पर रिसर्च कर नोवल कोरोना वायरस तैयार किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सार्स के जीनोम बदलकर नोवल कोरोना वायरस बनाया है। प्रोफेसर का कहना है कि वुहान की लैब में बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च हुई है। It does seem to me that the Wuhan BSL-4 is the source of the coronavirus. Yes, and my guess is that they were researching SARS and they weaponized it further by giving it gain of function properties, which means it could be more lethal. And indeed, the latest report now is its 15% fatality rate, which is more than SARS, and 83% infection rate. So typical gain of function, it travels in the air. So it could reach out maybe 6 feet or more from someone emitting a sneeze or a cough. Likewise, this is a specially designated WHO research lab. So the WHO is in on it, and they knew full well what was going on there. अमेरिका के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स एक्ट तैयार करने वाले डॉक्टर फ्रांसिस ने यह भी दावा किया है कि चीन ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर टेस्ट किया और अमेरिका अभी तक उसकी मार झेल रहा है। I drafted the U.S. domestic implementing legislation for the Biological Weapons Convention that was approved unanimously by both houses of the United States Congress, signed into law by President Bush Sr., that it appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. ये साबित हो चुका है कि चीन कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैला चुका है। सभी देशों को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है। अब चीन कोरोना वायरस को LAC पर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। ये वीडियो भी ग्लोबल टाइम्स के संपादक हो शिजिन ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए ऊंचाई पर बैठे चीन के सैनिकों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस ने अंदेशा जताया है कि चीन इन ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक या फिर वायरस बम भी LAC के नजदीक फोड़ सकता है। चीन के खाना पहुंचाने वाले ड्रोन खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन ड्रोन के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं। इन्हीं ड्रोन से LAC पर कोरोना वायरस भी फैलाया जा सकता है। स्वार्म नाम की एक तकनीक से ये ड्रोन कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्वार्म तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को अलग अलग तरीके से चलाया जा सकता है और ये छोटे ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों में भी लैंड कर सकते हैं। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन अब इशारों में वायरस युद्ध की धमकी भी दी गई है। इसके पीछे वजह है चीन की लगातार हार। चीन की चौथी उंगली कटकर भारत के कब्जे में आ चुकी है। हथियारों के साथ LAC पर बैठा चीन दर्द से करा रहा है और इसीलिए चीन का मीडिया वायरस वॉर की धमकी दे रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी आदेशों के बावजूद धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस का दावा है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों से लोग इकट्ठा हुए थे और जब पुलिस को पता चला कि वहां कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो उसने कार्रवाई की चेतावनी दे दी। इस बात पर लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया और कुछ लोग उस पर हंगामा करते हुए भी देखे गए। आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस की टीम पर पत्थर भी बरसाए, जिससे वहां तनाव का माहौल बन गया। इतना ही नहीं, कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि इलाके में हुए धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और इस दौरान कोरोना से बचाव के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया।
पंजाब में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पंजाब में किसी भी राशन डिपो से अनाज लिया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कांग्रेस ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार चुनाव की वजह से रिया चक्रवर्ती को फंसाने की साजिश की जा रही है। झूठा मामला में उसको क्रिएट करके मैन्युफैक्चर केस करके उनको फंसाया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि इन सिक्कों पर अरबी भाषा लिखी हुई है, जिसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को दे दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने डिग्री की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा में पास होने के बावजूद बिहार विश्वविद्यालय उनकी डिग्री जारी नहीं कर रहा है। इसकी लड़ाई पूरी मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस तक लड़ी जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल बनकर तैयार हो गई है। खबरें हैं कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर है और कहा जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर दुनिया की ये सबसे लंबी टनल हो सकती है। अभी हमारा प्लान है कि सितंबर के लास्ट वीक तक जो है इसको देश के लिए समर्पित कर दें। इस टनल के भीतर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस टनल के शुरू हो जाने से किसी भी मौसम में लेह तक पहुंचा जा सकेगा। मतलब भारी बर्फबारी में भी ये टनल मजबूती से डटी रहेगी। इतना ही नहीं, इस टनल से सेना को भी काफी मदद मिल सकेगी, क्योंकि इसके जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी और सेना बर्फबारी के बीच भी आसानी से LAC पर पहुंच सकेगी। इतना ही नहीं, टनल के जरिए सीमा पर किसी भी तरह का सामान पहुंचाया जा सकेगा। करीब 10 साल में बनकर तैयार हुई ये टनल 8.8 किलोमीटर लंबी है। 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। क्या भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में फिर हिंसक झड़प हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सैनिकों का एक कैंप ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्ट के साथ दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिक लद्दाख में झड़प के बाद बंकर पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख पर भारत चीन सैनिकों में टक्कर, बंकर भी तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट के जरिए जो दावा किया जा रहा है वो समझिए। वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच भारी संघर्ष हुआ है और दावे के मुताबिक चीनी सैनिक लद्दाख में एक बंकर पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट में इसके ठीक उलट दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने चीनी हौसलों को ध्वस्त कर दिया है। लद्दाख में भारतीय सेना का पराक्रम देखिए, चीनी बंकर को तोड़ दिया गया है। भारतीय सेना की जय, चीन पाक में भय, जय हिंद। एक तस्वीर और उसके साथ दो दावे, वो भी एक दूसरे के ठीक उलट। तस्वीर को ध्यान से देखने पर तस्वीर में जो सैनिक नजर आ रहे हैं वो भारतीय नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई है वो भारतीय सेना की नहीं लगती। एक और बात, सामने खड़े सैनिक की वर्दी पर चीन का झंडा भी लगा है। वायरल तस्वीर के दावों की पड़ताल करने के लिए हमने तस्वीर इंटरनेट पर खोजी। हमें वायरल तस्वीर से जुड़े कई आर्टिकल मिले, लेकिन किसी भी आर्टिकल में भारत चीन टक्कर का कोई जिक्र नहीं है। पड़ताल जारी रखने पर हमें यही तस्वीर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मिली। उत्तरी कमान ने 20 अक्टूबर 2016 को तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, लद्दाख में सैनिकों द्वारा आयोजित संयुक्त चीन भारतीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। न्यूज एजेंसी PTI में 19 अक्टूबर 2016 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास की एक्सरसाइज फरवरी 2016 में हुई थी। गलवान में हुई हिंसक घटना के बाद
दोनों ही देश भारत और चीन ने एक दूसरे पर घुसपैठ के कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने ना तो कोई वीडियो और ना ही कोई तस्वीर जारी की। ये जो वायरल तस्वीर है ये साल 2016 की है, जब भारत और चीन के बीच साझा सैन्य अभ्यास हुआ था। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि सीमावर्ती इलाकों में सहयोग, शांति और सौहार्द को बनाए रखना। यानी वायरल तस्वीर हालिया समय की नहीं है। वायरल तस्वीर को जिस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है वो पाकिस्तानी है। भारत और चीन के बीच हाल के वर्षों में कई युद्धाभ्यास हुए हैं। साल 2017 का युद्धाभ्यास तो डोकलाम विवाद के बाद ही हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से 100 सैनिकों ने भाग लिया था। लेकिन इस समय भारत और चीन के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात हैं, तो मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की तरफ से भी फर्जी पोस्ट किए जा रहे हैं। चीन तो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा करने में माहिर रहा है, लेकिन अपनी चाल में दोनों कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि 4 साल पुरानी तस्वीर को वायरल करके उसे भारत चीन विवाद से जोड़ा जा रहा है। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने कई नई योजनाएं बनाई हैं। चीन को घेरने के लिए भारत अब रूस, ब्रिटेन और वियतनाम से रक्षा सहयोग समझौते करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भारत जापान के साथ ही पहले समझौता कर चुका है। इस समझौते से भारत इन देशों के साथ रक्षा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं भारत की सेना इन देशों में रक्षा सुविधा ले सकेंगी। लखनऊ में पीपीई किट की खरीद में घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। पीपीई किट स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली वो किट है जिसमें कोरोना से बचाव के लिए खास तरह का सूट, दस्ताने, चश्मा और मास्क समेत कई चीजें होती हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में मनमानी कीमतों पर पीपीई किट खरीदी गई और इसकी आड़ में बड़ा घोटाला किया गया। इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ता पीपीई किट पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने भी कार्रवाई में देर नहीं लगाई और प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों में भरना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से खींचतान भी हुई। उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताज खतरे में है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन अब इसी कोरोना वायरस की वजह से चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है और इसकी वजह बनने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नवंबर 2020 में आने वाली एक जांच रिपोर्ट। दरअसल इस जांच रिपोर्ट में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की हकीकत कैद है और जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट के आते ही शी जिनपिंग से उनका ताज छीना जा सकता है। खतरे में है शी जिनपिंग का ताज। शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति की साजिश बेनकाब। जबरन हटाए जा सकते हैं शी। चीन में सब ठीक नहीं है। कोरोना वायरस के मुद्दे पर दुनिया भर में घिरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी शी जिनपिंग से नाखुश है और उनकी नाराजगी की वजह है कोरोना वायरस पर चीन के सर्वोच्च नेता का बोला गया झूठ। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन शी जिनपिंग ने इसे गलत करार देते हुए इसे चीन के खिलाफ एक साजिश बताया था। अब उनका झूठ बेनकाब होने वाला है। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने की जांच कराने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 137 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला था। अब यह जांच पूरी हो चुकी है और नवंबर 2020 में इसकी रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ इस रिपोर्ट को पेश करने वाले हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के आम होने से पहले ही
चीन में शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ब्रिटेन के एक रक्षा विशेषज्ञ निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक इस रिपोर्ट में चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के लिए बुरी खबर बंद है। निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक चीन को नवंबर 2019 तक मालूम हो गया था कि वो एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को 22 जनवरी तक इसके बारे में नहीं बताया। अगर शी जिनपिंग सामने आकर ये बता देते कि ये गंभीर है और आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा तो हम ये करते, लेकिन चीन ने 2 महीने तक दुनिया से ये जानबूझकर छिपाए रखा ताकि वो महामारी के दौरान आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए। कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया में बदनाम है और इसी मुद्दे पर वो पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ चुका है। शी के बोले गए झूठ ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचाया। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी पर दबाव बना सकती है कुर्सी छोड़ने का, और अगर शी ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनको जबरन हटाया भी जा सकता है। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग का ताज अब खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। लेकिन अगर शी अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब भी रहे तो वो विद्रोह का कैसे सामना करेंगे? कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई और अब इस मुद्दे पर चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। शी जिनपिंग के झूठ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी शी जिनपिंग पर उनके पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बना सकती है, और अगर वो इस्तीफा देने से मना करते हैं तो उन्हें जबरन उनके पद से हटाया भी जा सकता है। यानी शी जिनपिंग का ताज खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी छिन सकती है। अगर शी जिनपिंग किसी तरह अपनी कुर्सी बचा भी लेते हैं तो चीन में उनके खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। साल 2018 में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग के आजीवन चीन के सर्वोच्च नेता बने रहने पर वोट दिया था, लेकिन अब नवंबर में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आने वाली रिपोर्ट को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तनातनी शुरू हो चुकी है। जानकारों का भी मानना है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शी जिनपिंग की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि दुनिया बहुत जल्द चीन में एक बड़ा बदलाव देखे। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच अब भारतीय वायुसेना चीन से सटी सीमाओं पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। इसके लिए सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल राजेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। वायुसेना अधिकारी ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में एयर डिफेंस राडार और लड़ाकू विमानों के उतरने के लिए जमीन की उपलब्धता पर चर्चा की है। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। नेलोंग, लवथल, माना, बड़ा होती, जोहार घाटी और व्यास घाटी वो इलाके हैं जहां चीन अपनी नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में यहां जमीन मिलने से उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एयर डिफेंस राडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसी सुविधाएं स्थापित करने से वायुसेना को काफी मदद मिलेगी। एयर मार्शल ने पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करने और चुखोटिया में एक हवाई अड्डे के लिए जमीन देने का भी आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी है, इसलिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लड़ाई के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था के लिए हमको आयुध से परिपूर्ण होना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि हमारी जो सड़कें हैं हमारी सेना के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सैन्य शक्ति को हमको फ्रंट में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। मुंबई के कांदिवली में हुए एक सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। ये घटना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई, जहां कुछ काम की वजह से सड़क किनारे बैरियर लगाए गए थे, लेकिन यही बैरियर हादसे की वजह बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक बैरियर गिरते हुए दिखाई दिया। जिस वक्त बैरियर अपनी जगह से खिसका, पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आ रहे थे। इससे पहले कि वो मोटरसाइकिल रोक पाते, बैरियर उनके सामने आ गया और वो नीचे गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई, जबकि उसके एक साथी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सड़क पर बैरियर लगाकर काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाज नहीं मिलने पर एक परिवार मरीज को ठेले पर लिटाकर डीएम के दफ्तर के बाहर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाज नहीं मिलने पर एक परिवार मरीज को ठेले पर लेकर जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। आरोप है कि किसी भी अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं किए जाने से लोगों ने ऐसा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी तकरार पर गुजरात के सूरत के कपड़ा कारोबारी ने कंगना की तस्वीर वाली साड़ियां बाजार में उतारकर अपना समर्थन जताया। इन साड़ियों पर कंगना के समर्थन की बात भी लिखी है। बिहार के सुगौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने पार्टी के लिए प्रचार किया और बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। नारी के साथ कह सकते हैं कि फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन फिर से बनेगा, कोई ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो पढ़ाई में काफी होशियार था। गुजरात के साबरकांठा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। साबरकांठा में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, जिसकी एक झलक वहां के ईडर इलाके में दिखी, जहां बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक भारी भरकम गाड़ी सैलाब के साथ बहती हुई नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी आगे जाकर पलट गई, जिसके बाद लोग काफी घबरा गए। गणपति मंदिर है, गाड़ी कणाई जई रही है। अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि भारी बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। फिंगर 4 गंवाने के बाद चीन ने फिंगर 5 पर झील के एकदम नजदीक अपना बड़ा मिलिट्री बेस तैयार किया है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि चीन के इन कैंप से बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका इशारा चीन का सरकारी मीडिया भी कर चुका है कि चीन बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स उसी वक्त से जंग की धमकी दे रहा है जब से मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शांति बहाली पर सहमति बनी है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों में भारतीय सेना पर कोरोना अटैक की धमकी भी दी है। चीन के सरकारी मीडिया ने खुलेआम वायरस वॉर की धमकी दी है। सवाल ये कि क्या चीन एलएसी पर कोरोना बम ले आया है और क्या यह कोरोना बम नए मिलिट्री बेस में रखा गया है। ये तो तय है कि चीन कोरोना को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए हथियार बना चुका है, जिसका खुलासा अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल ने किया है। It appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. I'm not saying it was done deliberately, but there have been previous reports of problems with that lab and things leaking out of it. And I'm afraid that is what we are dealing with today. इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बात की पक्की रिपोर्ट है कि चीन बायो वेपन यानी वायरस वाले हथियार बना चुका है और अब अंदेशा है कि वो इनका इस्तेमाल एलएसी पर कर सकता है। पेंगोंग के फिंगर 5 पर चीन ने अपना एक बड़ा सैन्य अड्डा तैयार किया है। इस अड्डे में चीन के हजारों सैनिक और युद्ध में इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान रखे गए हैं, जिनमें बड़ी तोपें, आर्टिलरी गन्स और आर्टिलरी के दूसरे हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या चीन ने इस बेस में वायरस वाला बायोलॉजिकल वेपन भी तैनात किया है। यह आशंका खुद चीन के सरकारी मीडिया की धमकी के बाद बढ़ गई है। चीन का सरकारी मीडिया लगातार जंग की धमकी दे रहा है। इसमें सबसे आगे है चीन का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो लगातार चीन के हथियारों की वीडियो पोस्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी से लगता है कि चीन इन हथियारों के दिखावे की आड़ में वायरस वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है। यह आशंका ग्लोबल टाइम्स के संपादक के ट्वीट से बढ़ गई है। हो शिजिन ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटी तो पूरी सर्दी चीन की सेना वहीं डटी रहेगी। भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। इस ट्वीट में गौर करने वाली बात है कोरोना का जिक्र। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों पे वायरस वॉर की धमकी दी है, यानी चीन वायरस वॉरफेयर शुरू कर सकता है। अमेरिकी प्रोफेसर का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से युद्ध का हथियार बना लिया है।
चीन ने वुहान लैब में सॉर्स वायरस पर रिसर्च कर नोवल कोरोना वायरस तैयार किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सार्स के जीनोम बदलकर नोवल कोरोना वायरस बनाया है। प्रोफेसर का कहना है कि वुहान की लैब में बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च हुई है। It does seem to me that the Wuhan BSL-4 is the source of the coronavirus. Yes, and my guess is that they were researching SARS and they weaponized it further by giving it gain of function properties, which means it could be more lethal. And indeed, the latest report now is it's 15% fatality rate, which is more than SARS, and 83% infection rate. So typical gain of function, it travels in the air. So it could reach out maybe 6 feet or more from someone emitting a sneeze or a cough. Likewise, this is a specially designated WHO research lab. So the WHO is in on it, and they knew full well what was going on there. अमेरिका के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स एक्ट तैयार करने वाले डॉक्टर फ्रांसिस ने यह भी दावा किया है कि चीन ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर टेस्ट किया और अमेरिका अभी तक उसकी मार झेल रहा है। I drafted the U.S. domestic implementing legislation for the Biological Weapons Convention that was approved unanimously by both houses of the United States Congress, signed into law by President Bush Sr., that it appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. ये साबित हो चुका है कि चीन कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैला चुका है। सभी देशों को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है। अब चीन कोरोना वायरस को LAC पर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। ये वीडियो भी ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए ऊंचाई पर बैठे चीन के सैनिकों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस ने अंदेशा जताया है कि चीन इन ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक या फिर वायरस बम भी LAC के नजदीक फोड़ सकता है। चीन के खाना पहुंचाने वाले ड्रोन खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन ड्रोन के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं। इन्हीं ड्रोन से LAC पर कोरोना वायरस भी फैलाया जा सकता है। स्वार्म नाम की एक तकनीक से ये ड्रोन कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्वार्म तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को अलग अलग तरीके से चलाया जा सकता है और ये छोटे ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों में भी लैंड कर सकते हैं। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन अब इशारों इशारों में वायरस युद्ध की धमकी भी दी गई है। इसके पीछे वजह है चीन की लगातार हार। चीन की चौथी उंगली कटकर भारत के कब्जे में आ चुकी है। हथियारों के साथ LAC पर बैठा चीन दर्द से करा रहा है और इसीलिए चीन का मीडिया वायरस वॉर की धमकी दे रहा है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मैं अपने बच्चे को और अपना वो करके कुंडी लगा के और मैं ऊपर वाली मंजिल से मैंने 100 नंबर की कॉल की कि इस तरीके से 2 व्यक्ति आए और उन्होंने मेरे ससुर पे नीचे गोली फायरिंग कर दी है। जब हम लोग नीचे आए हैं तो मैंने उन्हें देखा तो वो एनोस्पोर्ट वहीं खत्म हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने और एक दलित युवक से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता छविनाथ यादव को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया। वो गिरफ्तारी के विरोध में जिला अदालत के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। लाठीचार्ज के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। प्रतापगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष छविनाथ यादव ने तो अपनी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा दिया। गुंडा विधायक के दबाव में हमारे ऊपर FIR हुई है। हाँ। आपने वीडियो में देखा होगा ना, मैंने मार दी है ना मैंने ऐसी कोई बात की है।
हालांकि कोर्ट ने छविनाथ यादव और उनके कुछ साथियों को 5 दिन की रिमांड में भेज दिया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। क्या भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में फिर से हिंसक झड़प हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सैनिकों का एक कैंप ध्वस्त हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्ट के साथ दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिक लद्दाख में झड़प के बाद बंकर पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख पर भारत चीन सैनिकों में टक्कर, बंकर भी तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट के जरिए जो दावा किया जा रहा है वो समझिए। वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच भारी संघर्ष हुआ है और दावे के मुताबिक चीनी सैनिक लद्दाख में एक बंकर पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट में इसके ठीक उलट दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने चीनी हौसलों को ध्वस्त कर दिया है। लद्दाख में भारतीय सेना का पराक्रम देखिए, चीनी बंकर को तोड़ दिया गया है। भारतीय सेना की जय, चीन पाक में भय, जय हिंद। एक तस्वीर और उसके साथ दो दावे, वो भी एक दूसरे के ठीक उलट। तस्वीर को ध्यान से देखने पर तस्वीर में जो सैनिक नजर आ रहे हैं वो भारतीय नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई है वो भारतीय सेना की नहीं लगती। एक और बात, सामने खड़े सैनिक की वर्दी पर चीन का झंडा भी लगा है। वायरल तस्वीर के दावों की पड़ताल करने के लिए हमने तस्वीर इंटरनेट पर खोजी। हमें वायरल तस्वीर से जुड़े कई आर्टिकल मिले, लेकिन किसी भी आर्टिकल में भारत चीन टक्कर का कोई जिक्र नहीं है। पड़ताल जारी रखने पर हमें यही तस्वीर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मिली। उत्तरी कमान ने 20 अक्टूबर 2016 को तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, लद्दाख में सैनिकों द्वारा आयोजित संयुक्त चीन भारतीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। न्यूज एजेंसी PTI में 19 अक्टूबर 2016 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास की एक्सरसाइज फरवरी 2016 में हुई थी। गलवान में हुई हिंसक घटना के बाद दोनों ही देश भारत और चीन ने एक दूसरे पर घुसपैठ के कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने ना तो कोई वीडियो और ना ही कोई तस्वीर जारी की। ये जो वायरल तस्वीर है ये साल 2016 की है, जब भारत और चीन के बीच साझा सैन्य अभ्यास हुआ था। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि सीमावर्ती इलाकों में सहयोग, शांति और सौहार्द को बनाए रखना। यानी वायरल तस्वीर हालिया समय की नहीं है। वायरल तस्वीर को जिस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है वो पाकिस्तानी है। भारत और चीन के बीच हाल के वर्षों में कई युद्धाभ्यास हुए हैं। साल 2017 का युद्धाभ्यास तो डोकलाम विवाद के बाद ही हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से 100 सैनिकों ने भाग लिया था। लेकिन इस समय भारत और चीन के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात हैं, तो मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की तरफ से भी फर्जी पोस्ट किए जा रहे हैं। चीन तो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा करने में माहिर रहा है, लेकिन अपनी चाल में दोनों कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि 4 साल पुरानी तस्वीर को वायरल करके उसे भारत चीन विवाद से जोड़ा जा रहा है। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। खबरें हैं कि मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव और सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं और आज भी मैं मिला हूं उनसे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोविड केयर सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए मरीज बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए सेंटर में ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही मरीजों की देखभाल की जा रही है।
मौसम विभाग ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने में अब तक औसतन 71% कम बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की उम्मीद काफी कम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खेती से जुड़े अध्यादेशों के विरोध में रैली निकालने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ये केस कोरोना से बचाव के लिए तय हुए नियमों के उल्लंघन के मामले में किया गया है। जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका को फाइनल में शिकस्त दी। विक्टोरिया एजारेंका को तीसरी बार यूएस ओपन फाइनल में मायूसी हाथ लगी है। इससे पहले वो 2012 और 2013 में भी खिताब गंवा चुकी हैं।